हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ फिजिक्स पढ़ो, हमेशा मौज में रहोगे यार फिर तो। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप नोट्स तो पढ़ रहे हैं ना? सही बता दो मेरे को, सच्ची बताओ। सुबह और शाम 2 टाइम नोट्स पढ़ने हैं। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं और ऐसे मन लगा के पढ़िए। और यदि नहीं पढ़ रहे हैं किसी कारण से तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी वक्त है पढ़ने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, उसकी वीडियो भी जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलेंगी। आज हम लोग पोटेंशियोमीटर जानने वाले हैं। भाई साहब, पोटेंशियोमीटर नाम की चीज की जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं थोड़ा पहले बता देता हूं। पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है, इसको भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है और तमाम अलग अलग बातें, इसके एप्लीकेशंस 1 बाय 1 हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। इस पर देखो, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इस पर हर बार क्वेश्चन आता है भाइयों। बाकी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, यदि आपने सर्किट सॉल्विंग थोड़ा बहुत सीख रखा है, थोड़ा बहुत, तो पोटेंशियोमीटर आपके लिए चुटकियों की चीज है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको जो बताऊंगा आप उस तरीके को समझना, पोटेंशियोमीटर तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई साहब शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर की जरूरत से। अच्छा जवान, एक बात बताओ, मान लो आप मार्केट गए, मम्मी ने आपसे कहा कि बेटे मार्केट जाए तो आम खरीद के लाना, 2 केजी आम खरीद के लाना, 2 किलो आम खरीद के लाना। अब दुकानदार से आपने बोला कि भाई साहब 2 किलो और आम दे दो। आम रखे, वो 2 किलो से हल्के से थोड़े से ज्यादा थे, 10-5 ग्राम ज्यादा थे। तो उसने कोई बात नहीं, 10-5 ग्राम है, इट इज ओके, 2 किलो की पेमेंट आपसे ली और आपको दे दी। मतलब वहां पर 5 ग्राम 10 ग्राम कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। 5-10 ग्राम कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ओके, इट्स ओके, चल जाता है कई बार। लेकिन मम्मी ने कहा बेटे गोल्ड खरीद के लाना है, प्लेटिनम खरीद के लाना है, डायमंड खरीद के लाना है। अब आप दुकान पे चले गए, ज्वेलरी शॉप पे चले गए, वहां पर 10-20 ग्राम का लफड़ा आएगा तो कलेश हो जाएगा भाई। पता चले 10 ग्राम ही खरीदने गए थे, 10 ग्राम ही कम ले आए, हाँ कलेश हो जाएगा। तो वहां पर वो 10 ग्राम की एरर बहुत बड़ी ब्लंडर है। लेकिन जब आप सब्जी खरीदते हैं, जब आप फ्रूट्स खरीदते हैं, तो वहां पर ये जो एरर है ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझें कि भाई साहब यदि हमें सर्किट में कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, यदि किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी है, तो नॉर्मल वोल्टमीटर की हेल्प से सर्किट का एनालिसिस करने के बाद हम इस तरह की तमाम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस हाइयर एक्यूरेसी का चाहिए, तो उस समय हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो नॉर्मल वोल्टमीटर है, वो वहां पर काम नहीं आता है। जो नॉर्मल तराजू है, उस तराजू से ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है वो आदान प्रदान नहीं करता है। जो मार्केट में आपको सब्जी खरीदने या बेचने के लिए जिस तराजू का यूज होता है, सोना खरीदने या बेचने के लिए उस तराजू का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो कम एक्यूरेट होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसी तरीके से एक वोल्टमीटर होता है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस नहीं होती है, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है फाइनाइट। वो आइडियल वोल्टमीटर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यदि आइडियल वोल्टमीटर हो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए, फिर तो वो भी हमें एक एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है साहब मार्केट में जो वोल्टमीटर्स हमें मिलते हैं उनका रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट अवेलेबल होता है, और भाई साहब उनका कुछ रेजिस्टेंस हमें जो अवेलेबल है, क्योंकि वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उससे सर्किट में कुछ फाइनाइट एरर आ जाती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जो डिवाइस डेवलप किया, दैट इज द पोटेंशियोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, लिख लीजिए, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to accurately measure the potential difference between the points, or it can find the EMF of a cell, accurately find the EMF of a cell,
और it can find the internal resistance of a cell और it can compare the different EMF of different cells। My dear students, लिखिए ये बातें कि भाई साहब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, क्या काम आता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली फाइंड करने के काम आता है, किसी सेल के ईएमएफ को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के काम आता है, किसी सेल के ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आता है, डिफरेंट सेल के जो अलग अलग सेल्स हैं उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आता है, कौन सेल बड़ी है कौन छोटी है, और उनमें से यदि एक ईएमएफ की वैल्यू पता हो तो दूसरे ईएमएफ को हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा, ये तो बड़ी काम की बात है साहब, अब इस तरह की जो बात है उसको यूज कैसे करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो भाई साहब देखो, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझा रहा हूं मैं, लेकिन इसके प्रिंसिपल को समझाने के लिए बड़ी सिंपल सी सर्किट यूज करने वाला हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? तो बड़ा मजा आने वाला है। तो मैं पहले सर्किट समझाऊंगा, उसके बाद में प्रिंसिपल लिखूंगा। ये तो लिख लिया होगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्या काम आता है, ठीक है। अब मैं लिखवाऊंगा प्रिंसिपल, लेकिन उससे पहले मैं इसका सर्किट समझाता हूं, ठीक है। भाई साहब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ये लो जी साहब, जैसे कि मीटर ब्रिज में था, डिट्टो वैसा ही लकड़ी का टुकड़ा यहां है, एक स्टैंड है, एक फट्टे जैसा है। क्लियर है? इस टुकड़े के ऊपर होता क्या है, मीटर ब्रिज में तो एक ही 1 मीटर का तार लगा होता था, इसमें एक तार नहीं होता, मल्टीपल वायर्स होती हैं। किस तरीके से होती हैं? वो इस तरीके से लगे होते हैं साहब, यहां से गया तार, फिर इस तरीके से एक स्ट्रिप है यहाँ पे, कई बार ये स्ट्रिप नहीं होती, सिर्फ तार को भी इस तरीके से घुमा देते हैं, बाकी अच्छी सेंसिटिव डिवाइस बने इसके लिए आप स्ट्रिप्स का यूज करें यहाँ पे। तो यहां पर मैं ये मान लेता हूं स्ट्रिप है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड से दिखा रहा हूं। ऐसे ही फिर ये दूसरा तार था, यहां पर भी ये स्ट्रिप है, फिर साहब ये इधर आ गया, फिर ये जी यहां स्ट्रिप मिल गई, और इस तरह से ये मल्टीपल वायर्स यहां पर होते हैं। जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स अपने को मिलते हैं, तो कईयों में 4 वायर मिलते हैं, किसी में 6 मिलते हैं, किसी में 10 मिलते हैं, तो 10 वाला थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है वैसे, ठीक है, लेकिन ये वाले भी आजकल यूज होते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर पहली बात ये होनी चाहिए कि ये पॉइंट मान लो मैं ए नाम देता हूं इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम मैं बी देता हूं। हाँ तो जवानों, अब ये जो वायर है ए बी, ये जो वायर ए बी है जो ए से बी के बीच में लगा है, ये एक रेजिस्टेंस वायर है भाई साहब। मीटर ब्रिज में भी यही सेम बात मैंने आपको बताई थी, बस फर्क ये था वहां पर ये वायर सीधा 1 मीटर का लगा हुआ था, 100 सेंटीमीटर का लगा हुआ था, यहां पर 100 सेंटीमीटर के कई सारे तार लगे हुए हैं। प्यारे जवानों, ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसकी 2 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों पूछी जाती हैं कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसके लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। और जवानों इसके लिए जो दूसरा पॉइंट है, याद होगा आपको, जो दूसरा पॉइंट था वो किससे रिलेटेड था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड था। उसके लिए हमने यहां पे क्या बताया था कि इसके लिए लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब ये था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है वो काफी कम है। मतलब ऐसा वायर यूज किया है हमने जिसकी रेजिस्टिविटी तो ज्यादा है, और जो वक्त बीतने के साथ जब हम इसमें करंट को पास करेंगे तो उस समय जब ये गर्म होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। प्यारे जवानों, इसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो मैग्नीन एंड
कॉन्स्टेंटिन। भाई साहब ये दोनों की बातें याद रख लेना, स्पेलिंग याद रख लेना। देखो मेन जो बात याद रखनी वो इसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई साहब मैग्नेन और कॉन्स्टेंटिन इनका ही यूज क्यों करते हैं? तो आप बताओगे कि भाई साहब इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे इसमें करंट पास होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो भाई साहब इसके कारण इसकी रेजिस्टिविटी में अंतर बहुत ही कम आएगा। प्यारे जवानों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब जो भाई साहब प्रिंसिपल की बात हम लोग करें तो ध्यान से समझना, यहां पर पोटेंशियोमीटर के सर्किट के लिए हम दो सर्किट यूज करेंगे। एक सर्किट वो होगा, ये पोटेंशियोमीटर का जो बोर्ड था वो सर्किट है, इसके साथ हम एक बैटरी यूज कर रहे हैं। ये बैटरी का याद रखना, यहां पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, ये नेगेटिव टर्मिनल इधर हो गया है। ये हम यहां पर एक की यूज कर रहे हैं, इट इज द की, और फिर हमने यहां एक रियोस्टेट लगाया है। ये जो सर्किट है ये सर्किट पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ये जो सर्किट है ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। याद रखना ये इसको चलाने के लिए है, ये तो जरूरी है। ये जो सेल है इसको हम ड्राइविंग सेल कहते हैं। कभी कभार इस सर्किट को ड्राइविंग सर्किट भी कहा जाता है। इसको कभी कभार प्राइमरी सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझना है कि जो प्राइमरी सर्किट है या जो ड्राइविंग सर्किट है इसका क्या मतलब है। मतलब ये तो इसको चलाने के लिए चाहिए, इसकी मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को जब मेजर करेगा तो कैसे करेगा वो तो हम देखेंगे। लेकिन इस पोटेंशियोमीटर के लिए जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी सेल का, और जो बाकी तमाम इसके यूज हम आगे देखेंगे, तो उन सब के लिए ये सर्किट तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसका नाम दे रखा अपने को प्राइमरी। ठीक है। हाँ तो जवानों अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ आया होगा। अब भाई साहब हम इसके प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं। पोटेंशियोमीटर भाई साहब का जो प्रिंसिपल है ना बड़ा गजब का है। देखो डायग्राम थोड़ा सा ऊपर था, मैंने उसको नीचे कर दिया है, जगह चाहिए इसलिए अब समझते हैं जवानों, मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, यदि आपसे कोई ये कह दे, यदि कोई आपसे कह दे, मान लो कि यहां एक वोल्टमीटर लगाता है वो, और आपसे कहता है अच्छा ये जो वोल्टमीटर है थोड़ी देर के लिए हम ये आइडियल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आइडियल आइडियल नहीं है ये, आइडियल है, आइडियल। तो भाई साहब यदि हम ये वोल्टमीटर ले लें, जो वोल्टमीटर आइडियल है उसका एक किनारा हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, और जो दूसरा किनारा है, याद करो जवानों पिछले केस में, मतलब पिछला केस मतलब मीटर ब्रिज के केस में हमने गैल्वेनोमीटर का एक किनारा जब हमें वायर से कनेक्ट करना था तो वायर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमने एक मेटेलिक लिंक का सहारा लिया था जिसका नाम हमने रखा हुआ था जोकी। तो वही जोकी हम इस वोल्टमीटर के दूसरे हिस्से पर जोड़ देते हैं। लेटस से इस वाले हिस्से पर हमने जोकी जोड़ दी है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने ये वाला जो हिस्सा है ये इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाना शुरू किया। वायर को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये वायर है भाई, क्लियर है। अब इस वायर के ऊपर जोकी को स्लाइड करवाना शुरू किया, जोकी को धीरे धीरे घुमाना हमने इसके ऊपर शुरू किया है। हेयर इज द जोकी, ये जोकी, अब यहां से जोकी हमने इसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया। लेटस से किसी इंस्टेंट पर यहां से ये किनारा जीरो एंड है। देखो भाई ये जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर का जो वुडन ब्लॉक है इसके ऊपर स्केल लगा होता है और स्केल के ऊपर मार्किंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहां पे होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। याद करो मीटर ब्रिज में तो एक ही वायर होता था, इसमें मल्टीपल वायर्स हैं। लेकिन ध्यान रखना, मान लो ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक जो की गई तो 100 हो गया, फिर जो कि यहां आ गई तो कितना हो गया? हाँ 100 तो ये, और फिर यहां वापस आने वाली लेंथ और जोड़ोगे, ठीक है ना, ये वाली जुड़ेगी। फिर इस पे दोनों तरफ मार्किंग होती है, स्केल पे तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी है। आप थोड़ा सा आगे चले गए, यहां चले गए, तो अब कितना हो गया? 100 तो ये और 100 ही ये, तो 200 हो गया।
आप यहां से यहां आ गए, अब इस पे बताओ कितना हो गया भाई, अब 200 ही है। ये तो मेटेलिक स्ट्रिप होती है, इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता, ये वाले तो कनेक्शंस बना रखे हैं बस। क्लियर है? अच्छा, यहां से फिर यहां चले गए तो अब 1 वायर 2 वायर और 3 वायर पूरे हो चुके हैं, तो 300 हो गया। फिर यहां पे भी 300 है क्योंकि ये तो स्ट्रिप है, और इसके बाद इधर कितना हो गया 400। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे जैसे आप इस जोकी को इस पे घुमाते चलेंगे वैसे वैसे यहां पर जो लेंथ ऑफ दिस वायर है वो अलग अलग होने का मतलब है जो कंसीडर कर रहे हैं हम जोकी तक की लेंथ को, यदि हम एल लेंथ बोले, ध्यान से समझना, यदि हम ये जीरो वाला किनारा और जहां जोकी कनेक्टेड है मान लेते हैं इस हिस्से की लेंथ है एल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूं लेट ध्यान से समझना मैं लिख क्या रहा हूं, लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L ऑफ द वायर, लेंथ L ऑफ वायर, लेंथ जो मैंने L ली है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को यदि मैं V मान लूं तो मैं V की वैल्यू को निकालना चाहता हूं। तो इसकी शक्ल देख के कहीं आप भयभीत तो नहीं हो रहे हैं कि जैसे ही हम इसकी की को ऑन करेंगे, अब की ऑन होने के बाद ही सारे ऑपरेशन होंगे, जब की ओपन होगी जब तो इसको जोकी को कहीं घुमाओ रीडिंग जीरो, यानी वोल्टमीटर करंट ही नहीं आ रहा भाई। लेकिन जैसे इसको ऑन कर देंगे, अब जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे इसमें कुछ रीडिंग आएगी, हमें देखना है कि वो रीडिंग क्या आएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो आइडियल वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर जो है ये वायर यहां से यहां कनेक्टेड है जोकी के बीच में, तो यहां से यहां तक की रीडिंग ही तो दिखाएगा ये वोल्टमीटर। आप थोड़ा सा और आगे चले गए तो ये वोल्टमीटर वही तो रीडिंग दिखाएगा। मतलब ये जो V रीडिंग आ रही है ये एक्चुअल में इस केस में कौन मेजर कर रहा है, ये हमारा आइडियल वोल्टमीटर। ध्यान से समझ लेना इस बात को। अब हम इसके पीछे का एक मैथमेटिक्स देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से यहां से करंट गया I, तो जो करंट इसमें जाएगा I वो करंट इस वायर में भी तो जाएगा I। आइडियल वोल्टमीटर वाले रास्ते में तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब आइडियल वोल्टमीटर लिया तो हम इसमें से कोई करंट नहीं मानेंगे। तो भाई साहब करंट सारा का सारा इसमें से जाएगा, इस वायर में से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, भाई साहब आपको दिख रहा होगा, और फिर घूमते घूमते इसमें चला जाएगा। अब देखो अक्सर स्टूडेंट्स क्या है, इसको थोड़ा सा इस सर्किट को देखने में थोड़ा सा अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने के लिए आप क्या करो भाई साहब, ये सेल लगा, बैटरी लगा रखी है, बैटरी लगाओ। लो जी, हमने लगा दिया इसको, ये माइनस है ये प्लस है, बहुत ही बढ़िया है जी। ये वायर है, ये पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं, और इधर एक हमने की लगा रखी है, बहुत ही बढ़िया है साहब, ये तो की है, और ये तो रियोस्टेट है, मान लो ये रियोस्टेट नाम हमने कुछ भी नाम रख दिया, मान लो RH रख दिया हमने रियोस्टेट। और यहां ये रियोस्टेट है, ये इसके दूसरे किनारे पर कनेक्टेड है जिसका नाम है B। आप कहोगे जी तो ऐसे कनेक्टेड, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो कनेक्टिंग वायर है, कैसे भी कनेक्ट करो। और A और B के बीच में जो वायर है हमारा वो कनेक्टेड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस वायर को मैं कैसे दिखा रहा हूं, उस वायर को एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखा रहा हूं। लेकिन ध्यान से समझना, मैं इस वायर की लेंथ जो जोकी और इस पॉइंट A के बीच में है उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं अलग दिखाता हूं। ये पॉइंट ले लो जोकी जहां कनेक्ट हो रही है, ये वो पॉइंट है J, और इसके आगे वाले रेजिस्टेंस को मैं अलग दिखा रहा हूं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप गौर से देखोगे तो ये वोल्टमीटर इस पॉइंट ए और जे की जो कि जे के बीच में कनेक्टेड है, मतलब साहब ये वोल्टमीटर इस तरीके से कनेक्टेड है। अब मैं आपसे ये कहूंगा, जो कि थ्रू कनेक्टेड है, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि बताओ साहब इसकी रीडिंग कितनी आएगी, या फिर मैं आपसे ये कह दूं कि जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि इस वायर की जो लेंथ L है, जो कि तक की लंबाई को हम L मान रहे हैं जीरो वाले पॉइंट से लेकर के, और जीरो वाले एंड का नाम हमने A रखा हुआ है, तो मैं आपसे कह दूं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालो। बेहद आसान चीज है प्यारे जवानों, इस सर्किट से आसान ये सर्किट है समझना। अब आपको मालूम है कि यदि ये आइडियल है तो इधर से करंट तो जाएगा नहीं, तो करंट की भाषा में तो यहां से कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हो, ये आइडियल है इस वजह से। डेफिनेट सी बात है कि प्रैक्टिकल केसेस में तो करंट जाता ही जाता है, लेकिन हम थ्योरेटिकल केस में इसको आइडियल ले रहे हैं वैल्यू की एक्यूरेसी के लिए, ठीक है।
अब भाई साहब देखो, ये यदि आइडियल हो जाता तो हम पोटेंशियोमीटर को शायद डिस्कवरी ना करते, हाँ, लेकिन इससे बात बनी नहीं, इसीलिए तो हमने मशीन बनाई। अब भाई ये मान लो करंट दे रहा है आई, अब ध्यानपूर्वक समझना। अब मैं आपसे ये कहता हूं यार, ये बैटरी में से जो करंट गया वो सारा का सारा करंट इसमें जाएगा, डेफिनेट सी बात है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो ए से लेके, ये पॉइंट का नाम जे रखा था मैंने, तो ए से लेके जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ए से लेके जे के बीच में वो कितना आएगा, करंट गुणा में आर भी ए से लेके जे के बीच में, ये तो लिखेंगे आप। और भाई साहब यदि ए से लेके जे के बीच का नाम हमने भी मान रखा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, आई इंटू इसका रेजिस्टेंस, और इसके रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो आप, रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, रो एल अपॉन ए। अब यदि मैं आपसे कह दूं इफ, ध्यान पूर्वक समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यदि वायर में करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा हो, माना कि वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हम किसी भी पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं कर रहे, जो करंट जा रहा है वही जा रहा है, और यदि पूरे वायर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम हो जाती है, यदि ये वैल्यू भी पूरे वायर में कांस्टेंट है, यदि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे प्यारे जवानों कि उस लेंथ के लिए, उस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन वायर की लेंथ की ही प्रोपोर्शनल होना है, उसी लेंथ के प्रोपोर्शनल होना है। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक लेंथ में निकालना चाहते हो वो उसी लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी। मान लो लेंथ 1 थी, इसमें भी 1 रीडिंग थी, मान लो लेंथ को 2 गुना कर दिया, ये रीडिंग भी 2 गुना हो गई। माना कि लेंथ को 3 गुना किया, रीडिंग भी 3 गुना हो गई। माना कि हमने इसको 4 गुना किया तो भाई साहब इसकी रीडिंग भी 4 गुना हो गई। मतलब जैसे जैसे लेंथ चेंज करोगे वैसे वैसे भी चेंज होगा, लेकिन ध्यान रहे ऐसा सिर्फ कब होगा जब वायर के अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो करे, रेजिस्टिविटी सेम हो थ्रू आउट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो। यही बात पोटेंशियोमीटर के लिए प्रिंसिपल का काम करती है। भाई साहब ध्यान से समझ लेनी है अच्छी सी बात, और इसको अच्छे से घोट के पी जाओ, समझ के पीना है। अभी मैं याद करा ही दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अक्सर हम मीटर ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर में कलेश काट जाते हैं। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल इसमें लिख देते हैं और इसका प्रिंसिपल उसमें लिख देते हैं। भाई वो मीटर ब्रिज था, वहां व्हीट स्टोन ब्रिज था प्रिंसिपल उसका। ये है पोटेंशियोमीटर, यहां पर वैसा नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यदि अपने से प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा तो ये तो उसका मैथमेटिकल लिखवा दिया मैंने, तो हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर में क्या लिखेंगे। तो आप यदि मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो आप बेशक से इतना लिख दो, इफ आई इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट फॉर ए वायर, फॉर द वायर, देन वी इज प्रोपोर्शनल टू एंड व्हाट इज वी, ये नाम लिखना जरूरी है। क्लियर है, इतना आप लिख सकते हो। लेकिन स्टेटमेंट क्या बनेगी, यदि आपका मन स्टेटमेंट लिखने का है तो क्या लिखोगे, डेफिनेट सी बात है वो चीज आनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, then the potential drop across a given length of the wire is proportional to its length। इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। सिर्फ ये वाली बात लिखनी है, लिख लो, वीडियो को पॉज करके इस बात को अच्छे से लिख लो। ये बात है साहब प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा यहां से। अब एक चीज समझना, क्योंकि साहब v इज प्रोपोर्शनल टू l आया है, इसका मतलब यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दें, माना कि वो हमने k लिख दिया है, तो भाई साहब अब गौर से समझना, ये जो k आया है ये v बाई l होगा, और इस k को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना, थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखने के तरीके से बताता हूं। जब भी किसी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हम उसके लिए ग्रेडियंट वर्ड यूज कर लेते हैं। क्लियर है, हमने 11th क्लास में भी वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम सुना था। किसमें सुना था, फ्लूइड्स में। याद है विस्कोसिटी पढ़ते समय वहां पे dv बाई dx होता था, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। जैसे dv बाई dt है, इट इज द रेट ऑफ चेंज,
जैसे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, वह रेट ऑफ चेंज है, टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ चेंज वर्ड यूज करते हैं, और जब लेंथ से होता है तो ग्रेडियंट कहते हैं। वैसे इसका मीनिंग अलग चीज है, लेकिन मैं सिर्फ याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई ये चीज समझना है कि ये क्या है, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है। मैं अभी पूछूंगा कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा, यहां बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन आपको अच्छे से समझ लेना है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अच्छा, अब यहां पर इसकी यूनिट की बात करें कोई तो वोल्ट पर मीटर ऐसा यूनिट हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी साहब, वोल्ट पर मीटर। लेकिन सीजीएस यूनिट लिखोगे तो डेफिनेट सी बात है, वोल्ट का स्टेट वोल्ट होता है और मीटर का सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहां पर अक्सर जो प्रैक्टिकल यूनिट की हम बात करें तो वोल्ट पर सेंटीमीटर यूज होता है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये यूज होने वाली यूनिट है। लेकिन आपसे एसआई पूछेगा, सीजीएस पूछेगा तो आपको बता देंगे एसआई इज वोल्ट पर मीटर, सीजीएस इज स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात कभी कभी वो आपसे और पूछ लेता है, वो कह देता है कि जो गिवन किसी भी गिवन लेंथ के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ जो आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का ग्राफ बताओ, मतलब लेंथ के हिसाब से v कैसे बदल रहा है। तो प्यारे जवानों, ये रहा, कैसे आया जी, ये रहा इक्वेशन v इक्वल टू के एल। हमें तो मालूम है जो y एक्सिस पे लिखा है उसको y लिख दो, जो x एक्सिस पे लिखा है उसको x लिख दो। यदि दोनों की पावर 1 1 आ रही है तो प्यारे जवानों स्ट्रेट लाइन आनी है, मतलब y इक्वल टू m इंटू एक्स। और इस लाइन का जो स्लोप आना है, इस लाइन का जो स्लोप आना है, वो स्लोप आना है, मान लो ये थीटा एंगल है तो ये tan थीटा होगा इस लाइन का स्लोप, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होगा। यहां पर क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो प्रिंसिपल क्या है, अच्छे से भेजे में फिट हो जाना चाहिए। मैं बता चुका हूं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ l। लेकिन v इज प्रोपोर्शनल टू l कब है, ये कंडीशन है। ये बात बताने के बाद यहां पर जो क्वेश्चन आता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो अलग अलग पोटेंशियोमीटर दे देगा। कैसे दे देगा, एक ग्राफ देगा, ये दे देगा A, ये दे देगा B, कहेगा बताओ कौन से के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम है, किसके लिए ज्यादा है। तो पता होना चाहिए आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्लोप होता है इस चीज का। तो भाई साहब सीधी सी बात है, जिसका एंगल ज्यादा हो गया उसके स्लोप ज्यादा हो गया, इसका मतलब B के की वैल्यू ज्यादा है, A के लिए K की वैल्यू कम है। K की वैल्यू ज्यादा या कम होने से हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को डिटरमाइन करेंगे, वो मैं इसके एप्लीकेशंस के बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है वो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन सब चीजों के लिए यहां से ही समझ होना जरूरी है। तो मैंने अभी तक आपको यहां पे बता दिया है प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, और इसकी यूनिट क्या है, और किस तरीके से ग्राफ की चर्चा होगी। अब मैं आपसे 2-3 बातें यहां पर पूछने वाला हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारे पास आया है ये है v अपॉन एल। अब मान लो मैं यहां a से लेके b तक, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं एक बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे भाई। यदि मैं A से लेके B तक वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं तो लेंथ भी मुझे A से लेके B तक की ही लेनी है, रेशियो लूंगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। मान लो आप यहां से और कोई पॉइंट है बीच में C, वहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप लेते हो, तो यदि आप पोटेंशियल ड्रॉप VAC लेते हो तो साहब लेंथ भी A से लेके C लेना, ये वैल्यू भी पोटेंशियल ग्रेडियंट होनी है, क्योंकि हम कंडीशन ले रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब ये सारी बातें ट्रू हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। अब मैं यहां पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि साहब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब समझते हो, मैं समझा देता हूं, वैसे तो मैंने बताया है लेकिन मैं समझा देता हूं। मान लो यहां से यहां A से लेके B तक 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो VAB कितना हो गया, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई लेंथ मान लो 400 सेंटीमीटर है तो 400 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा, मतलब 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल घट जाएगा। यदि अपने को ये पता चल जाए, चलो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं आपको फीलिंग दिलाने के लिए। लेट अस से मैं कहता हूं A से लेके B तक 400 वोल्ट है
और ए से बी तक लेंथ जो है वो भी 400 ही है, तो कुल मिला के आ जाएगा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हो कि आप 1 सेंटीमीटर जाते हो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। क्या बोला मैंने? 1 वोल्ट जाओगे 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। आप चले गए 2 वोल्ट, 2 वोल्ट घट गए। आप चले गए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट घट गए। आप चले गए 4 वोल्ट, 4 वोल्ट घट गए। ध्यान रखना, मैंने ए से बी तक 400 माना था, मैंने ये नहीं कहा था कि 400 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि यदि हमें इस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यूज को बदलना है, हम चाहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यूज को कम करना या ज्यादा करना, मतलब हम इनडायरेक्टली क्या चाहते हैं कि ए से लेके बी तक के वायर का जो वायर लिया है हमने, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को चेंज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना, प्राइमरी जो सर्किट है, अभी मैंने बताया था आपको कि इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट कह रहे हैं, तो प्राइमरी सर्किट में चेंज करेंगे तो इधर चेंज होने की पूरी संभावना है। तो हम देखते हैं अब कि किस तरीके से चेंज करने वाले हैं। तो एक बार मैं पहले इन सब चीजों को साफ करता हूं। जवानों, अभी जो मैंने समझाया, मैंने आपको बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V डिवाइडेड बाई L, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं V जिस हिस्से का लेंगे उसी हिस्से का L लेंगे। ये जो V है इसका इस बैटरी के V से रिश्ता तो है, लेकिन एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है। अपने शब्दों में इस बात को लिख लो। क्लियर है भाई? यदि नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस किस तरह के जिनकी मैं बात कर रहा हूं डिस्कशन की, आप जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि साहब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का नाम जो रियोस्टेट हमने दिया था RH नाम हमने माना है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम A था और इस पॉइंट का नाम B था। सर्किट मैंने दोबारा साफ सुथरा ड्रॉ किया आपके लिए। तो यदि अब मैं आपसे ये कह दूं, इफ, भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, पहली बात बता रहा हूं, यदि हम RH को घटा दें या बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, दोनों बातें। तो पहले मैं इंक्रीज से बता देता हूं। यदि हम RH को इंक्रीज करें तो अपने को K की वैल्यू पे बताना है कि वो बढ़ेगा या घटेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आगे सेंसिटिविटी में यूज होने वाली है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट समझा है, तो अभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अभी याद रखना कि यदि RH इंक्रीज होगा तो K पे क्या फर्क पड़ेगा। याद करो, K क्या है? K है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, और वो लेंथ जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो बेटर है कि आप जो L लेंथ ऑफ द वायर AB है, तो आप इसको ऐसे लिखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ AB। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो V अक्रॉस AB है ये किसके इक्वल है? ये है साहब करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसका? I इंटू R, R किसका साहब? AB का, डिवाइडेड बाय लेंथ AB तो चल ही रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको तो मालूम है हम चेंज कर रहे हैं RH को। जब हम इसको बदलेंगे तो भाई साहब वायर की लंबाई पे या वायर के रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये चीज तो क्या रहेगी? सेम। जब ये चीज सेम है तो अंतर कहां पे आएगा वो देखना आसान है, क्योंकि करंट बदलेगा। करंट कौन सा है? जो इस वायर में फ्लो कर रहा है, क्योंकि वायर के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। और वायर में जो करंट आया है वो कहां से आया है? भाई साहब इस सेल या बैटरी से आया है। तो इस सेल या बैटरी से जो करंट निकला है, जो वायर में गया है, और वायर के ही थ्रू जो इधर एंटर कर गया है, अब इस करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इस करंट की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं लिख देता हूं V ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना सेल या बैटरी कुछ भी हो, ध्यान रखना
आई निकाल रहे हो तो V डिवाइडेड बाई R, लेकिन R कौन सा, याद रखो सर्किट सोल्विंग मैंने बहुत कराया है कि जब भी आप V इक्वल टू आई इंटू आर लगाते हो सेल के लिए लगा रहे हो तो ये भी नेट और ये भी नेट, तो करंट निकालोगे तो नेट V डिवाइडेड बाई R, तो R नेट कौन सा, इसका खुद का रेजिस्टेंस और साथ में इस वायर का भी रेजिस्टेंस, तो साहब ये रेजिस्टेंस है रियोस्टेट का और इसके अंदर क्या जोड़ लो, इसके अंदर जोड़ लो साहब AB वायर का रेजिस्टेंस, तो भाई साहब इनटू ये तो करंट ही आया है V डिवाइडेड बाई R, ये तो करंट आया है और इनटू ये वाली वैल्यू तो ऐसे कैसे रखी हुई है RAB डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द AB। प्यारे जवानों, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, जब ये वैल्यू सेम हो चुकी है, जब आप रियोस्टेट को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे आप इसको बढ़ाओगे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ये डिनोमिनेटर ओवरऑल बढ़ेगा, तो इसका मतलब साहब ये जो था कि ये घटेगा, इसका मतलब रियोस्टेट को बढ़ाने से ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा आएगा, इसका मतलब के की वैल्यू घटेगी, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा। मजा आ गया भाई, ध्यान से समझा आपने, आपको क्या बताया मैंने, ये V बाई L था, मतलब आपने इसको बढ़ाया, ये वैल्यू घट गई, क्या वायर की लंबाई घटी थी, क्या नहीं घटी, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये घट गया, इसका मतलब ये घटा होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB घटा है, सीधी सी तो बात है, पोटेंशियल अक्रॉस AB का ही तो नाम था I इंटू R, और I घट गया RH घटने के कारण, इसका मतलब VAB घटा है। तो यदि वो आपसे ये कह देता है कि ये VAB घट गया है, लेंथ कांस्टेंट है, ये घट गया है, तो ये भी घटेगा। अब ये कैसे घटा साहब, ये इस रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण घट गया, तो क्वेश्चन यहां से भी पुट हो सकता है कि ये बढ़े तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन यहां से भी पुट हो सकता है कि यदि ये घट जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब वो यहां से कहेगा तो आपको ये जरूर बताएगा कि लेंथ पे क्या फर्क पड़ा। जब रियोस्टेट के लिए बताएगा तो अंडरस्टूड है, रियोस्टेट में चेंज कर रहा है तो इसमें तो चेंज कर नहीं रहा भाई, इसमें करेगा तो बोल लेगा, इसका मतलब रियोस्टेट के बदलने से, रियोस्टेट के बढ़ने से ये घट गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये तो बढ़ा था लेकिन ये तो घट गया, इसका मतलब उल्टा करेगा, इसको घटा देगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी तो बढ़ जाएगा, और वैसे भी इसको बढ़ाया था हमने, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, और यहां पर V यूज किया था, तो जब करंट कम हो गया तो I इंटू आर होता है, तो भाई साहब I इंटू आर और I कम हो गया भाई, करंट ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो V कम हो गया, V कम हो गया तो K कम हो गया। इस तरीकों से आप कह सकते हो, ये आप अपने माइंड लेवल पे, मेंटल लेवल पे यूज कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक ये बात अच्छे से बखूबी समझ आई। अब माना कि ये तो पहली बात थी, यदि ऐसा करें तो क्या होगा, दूसरी बात मैं जानबूझ के इसको मैंने बड़े फॉर्मेट में लिखवाया ताकि एक से ज्यादा फैक्टर्स का इफेक्ट पूछेगा तो भी आप आसानी से बता पाएंगे। क्लियर है? अब मान लो मैं आपसे कह दूं, यदि इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, लेंथ को ही बढ़ा दें, AB वायर की लेंथ को ही बढ़ा दें, पहले मान लो 4 लाइन यूज कर रखी थी भाई साहब, अब मान लो 6 वायर यूज कर रखे साहब, अब क्या होगा जी? अरे भाई आप मुझे एक बात बताओ यार, K की वैल्यू होती है V डिवाइडेड बाई L, V कौन सा, AB के बीच में, L भी कौन सा ले रहे हो, AB के बीच में, तो भाई साहब अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी लेंथ को बढ़ाया है तो K तो घटना चाहिए। ओ भाई थोड़ा सा समझो यार, K इसको बढ़ाए और ये कांस्टेंट रखे, जब तो सीधा आंसर बोल देंगे हम, फटाक से बोलेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि सिर्फ इस लेंथ को बढ़ाए, बाकी ये बाहर वाली चीजें हैं ये कांस्टेंट है, एज इट इज कांस्टेंट है, ये कह दिया उसने। अब ये VAB डेफिनेटली चेंज होने वाली चीज हो गई अब तो, क्यों? क्योंकि सिर्फ वायर बढ़ा तो लेंथ बदल गई, लेंथ बदल गई वायर की तो रेजिस्टेंस बदल गया, और भाई साहब रेजिस्टेंस बदल गया तो VAB क्या होता है, I इंटू आर, तो I
इंटू आर ऑफ द वायर ए बी, ये भी बदल गया, डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। भाई सीधी सी बात है, जब इस वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बदला है लेंथ बदलने के कारण, तो करंट भी तो बदलेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज हो चुका है। हालांकि आप इस रेजिस्टेंस को किस तरीके से लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला, तो आप इसको रो के टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। अभी मेरे को उसने ये कुछ भी नहीं कहा कि इसके पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट रखी कि नहीं रखी, उसने बल्कि ये कहा कि ये कांस्टेंट है, बाकी सब। पहले 4 लाइन थी, अब 6 लाइन होगी, अब बताओ क्या करें। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा भाई, तो देख लेते हैं भाई। तो भाई साहब के की वैल्यू पे अंतर देख रहे हैं, साथ ही साथ में हम वी पे भी देख रहे हैं अंतर। अब दोनों में से जो जीतेगा वो सिकंदर। क्या पता कि ये भी बराबर रेशो में बढ़ जाए, क्या पता ये बड़ा बढ़ जाए, क्या पता इसमें ज्यादा बढ़ोतरी आए। नाउ लेट अस सी। अब जो करंट है ये क्या होता है, जो बैटरी या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट तो अब की बार वैसे का वैसा ही है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, और इसको यहां पे वायर ए बी का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी। अब वो क्या कह रहा है, आप क्या करो, आर ए बी को कॉमन ले लो, तो V ऑफ द सेल, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया, रियोस्टेट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस 1 इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाय यहां पे लेंथ ऑफ ए बी। अब इस रेजिस्टेंस से ये कट गया, अब इस रेजिस्टेंस से ये कट गया, तो अब जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई साहब, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो वैल्यू कितनी आई, V ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय रियोस्टेट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी प्लस 1, और नीचे की तरफ ही मल्टीप्लाई में है लेंथ ऑफ वायर ए बी। अब समझना भाई, अब समझना, मान लो पहले इसकी लेंथ L थी, देखो क्योंकि डेटा गिवन होगा उस हिसाब से अपन बताएंगे, ठीक है। मान लो इनिशियली लेंथ ए बी की वैल्यू कितनी थी, L, तो उस समय आर ए बी का रेजिस्टेंस था मान लो R, क्लियर है। मान लो अब उसने कह दिया कि लेंथ बढ़ गई साहब, 2 गुना हो गई, नई लेंथ जो है वो पुराने का 2 गुना हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, 2 गुना खींच के नहीं करी है, एरिया नहीं बदला उसने तार ही लंबा लगा दिया। ये ध्यान रखना, कभी आप ये समझ ले कि स्ट्रेच करके उसने 2 गुना कर दी लेंथ, ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हालांकि वो ऐसा कह सकता है, यदि वो ऐसा कहेगा तो उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप नया रेजिस्टेंस ले लेंगे, लेकिन मैंने कहा वायर की लंबाई बढ़ाई है, खींच के नहीं बढ़ाई, मटेरियल ही ज्यादा यूज कर लिया, तो मतलब भाई साहब जो रेजिस्टेंस आएगा नए वाला रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है वो रो एल अपॉन ए आएगा, ना ये बदला ना ये बदला, ये 2 गुना हो गई, तो ये रेजिस्टेंस भी कुल मिला के क्या हो गया, 2 गुना। तो भाई साहब नई वैल्यू निकालने के लिए के की आप क्या करो, ये तो बदला नहीं, तो इसको तो एज इट इज रखोगे, V ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय रियोस्टेट भी नहीं बदला, डिवाइडेड बाय ये बदल गया भाई साहब 2R प्लस 1, और ये क्या है साहब 2 इंटू लेंथ L। माय डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा समझने की बात है। अब साहब ये छोटा है कि बड़ा है, इसको कैसे देखें, सोल्व करके देखो भाई, सोल्व करके देखो, आपके सामने है, ये वैल्यू K है, ये वैल्यू K डैश है, ये रेजिस्टेंस AB था पहले, ये R था, अब 2R है, ये लेंथ AB पहले L थी, अब 2L है, तो इसका और इसका कंपैरिजन अपने को करना है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो इसके लिए आप रेशो ले लो और फिर आप मैनिपुलेशन करो, हम उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैनिपुलेशन तो करनी ही पड़ेगी और हमारे पास हथियार नहीं है। मैं सीधा K का वेरिएशन करा रहा हूं, हालांकि कभी कभी पेपर में वो डायरेक्ट सिर्फ V का पूछ लेता है, K इक्वल टू V बाई L था ना, वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात पे पूछ सकता है, लेकिन मैं K की बात कर रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, K डैश डिवाइडेड बाई K हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले ये वैल्यू फिर ये वैल्यू, तो भाई साहब ये वैल्यू लिखेंगे तो V ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई, देखते चलना भाई वक्त थोड़ा सा कम है अपने पास, 2R प्लस 1 इंटू यहाँ पे कितना है 2L, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इससे V ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई
आर एच अपॉन आर प्लस 1 इंटू एल। समझना भाई, ये तो कट जाएंगे। अब ये वैल्यू तो ऊपर लिखी जानी है, मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में ऐसी लिखी जानी है, आर एच अपॉन आर प्लस 1 इंटू एल डिवाइडेड बाई, भाई ये मान लो 10 है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू जो भी है, मान लो 15 है 20 है जो भी है, ये नीचे रह जाएगी। तो ये कितना है, आर एच डिवाइडेड बाई 2r प्लस 1 इंटू 2l। एल से एल निपट गया है, एल से एल निपट गया है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है आर एच डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर एच डिवाइडेड बाई 2r प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से समझो, इस 2 को अंदर ले जाओ, तो इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये 2 कट जाएगा और ये 1 था, ये क्या बन जाएगा 2। अब आपको दिख रहा होगा यार ये वैल्यू इस वैल्यू के मुकाबले छोटी है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू से, तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब k डैश और k में, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो यहां पर भी k बड़ा होगा k डैश से, मतलब नया जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कुछ कम होगी, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ये बताया कि इसमें अंतर करेंगे तो क्या होगा, फिर मैंने ये बताया कि इधर वाली चीज को छोड़ो मत, सिर्फ इस वायर में पहले 4 वायर लगे हुए थे, अब ऐसे 6 लगा दो, अब क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके सामने उसका इफेक्ट आया है। ठीक है, k डैश अपॉन k की वैल्यू निकाली, तो भाई साहब ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है, k डैश अपॉन k निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा कि जो नीचे वाला फैक्टर है वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला फैक्टर। तो नीचे वाला फैक्टर इधर बड़ा है तो इधर भी बड़ा होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये वैल्यू बड़ी है, k की वैल्यू बड़ी है k डैश से, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट बात और आपसे पूछेगा, कहेगा जी इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को बदल दें तो, मतलब अब की बार ये भी सेम है ये भी सेम है, तो भाई साहब k क्या होता है, थर्ड केस है, k की वैल्यू क्या होती है v बाई एल। ये जो v था ये हमने AB वायर के लिए लिया था, लेंथ भी AB के लिए ली थी, क्योंकि ये गिवन है लेंथ AB, इसलिए थोड़ा सा आसानी से हम ले रहे हैं। हालांकि कोई पोर्शन लोगे तो वो भी ले सकते हो। अब मुझे एक बात बता दो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, I इंटू आर डिवाइडेड बाई लेंथ तो चलनी है। अब इसका रेजिस्टेंस और इसकी लंबाई तो बदल ही नहीं रहे हम, ये तो कांस्टेंट है। और जो करंट है वो कितना होगा, V ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस, जो भी नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो। तो आपको मालूम है नेट रेजिस्टेंस सर्किट का बदल ही नहीं रहा, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। अब तो आसान हो गया, यदि V की वैल्यू बढ़ जाएगी तो भाई साहब k भी बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर मैंने तीनों चीजों का इफेक्ट बता दिया है 1 बाई 1। पहले मैंने इफेक्ट बताया रियोस्टेट को बदलने के कारण, जब ये दोनों चीज कांस्टेंट थी। फिर मैंने बताया जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट है इसकी लंबाई बढ़ा दो तो क्या होगा। फिर मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, इसको बदल दो तो क्या होगा। कभी कभार वो एक छोटा सा खेल और रचता है, इसको आप फोर्थ केस में लिख सकते हैं। वो छोटा सा खेल क्या रचता है कि क्योंकि v k इक्वल टू क्या है, v डिवाइडेड बाई लेंथ, तो कभी कभी क्या कहेगा कि v ab को कांस्टेंट रखो। फिर आप कहोगे जी इसको कैसे पॉसिबल है कांस्टेंट रखना। भाई अब वो तो उसने ऑब्वियस सी बात है, मान लो a से लेके b तक 10 वोल्ट है, तो उसने 10 वोल्ट ही रखना है, चाहे कुछ भी करे वो, चाहे इसको बदले चाहे इसको बदले, कुछ भी बदले, लेकिन इन दो के अक्रॉस 10 वोल्ट ही रहे। फिर उस समय यदि ये 10 वोल्ट कांस्टेंट है तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब यदि वायर की लंबाई को बढ़ा दें तो k की वैल्यू कम हो जाएगी, कम कर दें तो बढ़ जाएगी। और दूसरी बार वो क्या कहता है कि साहब लेंथ को कांस्टेंट रखो, मतलब पोटेंशियोमीटर के साथ छेड़छाड़ मत करो, और इसको कम या ज्यादा करें। कैसे कर सकते हैं इसको कम या ज्यादा, सर्किट के करंट को बदल के, क्योंकि ये V क्या है I इंटू आर, तो सर्किट का करंट बदल दो। सर्किट का करंट कैसे बदल सकते हो, रियोस्टेट को चेंज करके। कर तो लिया था यार हमने, तो अल्टीमेटली क्या है, रियोस्टेट को चेंज कर रहे हो, मतलब लेंथ तो चेंज नहीं कर रहे इसकी, लेकिन इसके अक्रॉस V चेंज कर रहे हो, तो वो केस आप उस केस की तरह से ले सकते हो।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने के अंदर क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है वो हमने कर लिया। के में जो भी वेरिएशन पॉसिबल है अपने हिंदी में, संस्कृत में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप लिख लो। के का वेरिएशन प्राइमरी सर्किट के कारण ही होता है। क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं सारे मैंने अभी बता दिए। ये सारे आपको सेंसिटिविटी के टाइम पर बहुत काम आएंगे, वहां पर मैं छटाक छटाक फटाक फटाक कराऊंगा, इसलिए थोड़ा सा अपना अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे जवानों, इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो अगली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़ो और मौज करो। गुड बाय, टेक केयर।